हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। ये जो आपकी आज की क्लास है वो रहेगी आपकी रिवीजन क्लास फॉर एचपी टेट केमिस्ट्री। ठीक है, तो मेडिकल का पेपर है, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो उनके लिए आज की क्लास ये रहेगी रिवीजन क्लास। तो आज मैं कोई भी एमसीक्यू क्लास आपके लिए नहीं लेके आने वाली हूँ। सॉरी, ये जो क्लास है ये रहेगी आपकी केमिस्ट्री की रिवीजन क्लास कि आपने जितनी रिवीजन करी है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम और नोट। तो अगर कोई भी एक दो टॉपिक जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपने छोड़ रखा है तो अभी टाइम है, उन एक दो दिन में आप उसको रिकवर करके, एक दो दिन क्या, कल का दिन बचता है आपके पास, आज का दिन भी बचता है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो कंप्लीट आपका सिलेबस जो है वो आपका प्रोवाइड करवा दिया गया है चैनल पे, दो बार करवाया गया है आपको। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके अगर कोई ऐसा टॉपिक जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपने अभी तक डिस्कस या फिर आपने रिवाइज़ नहीं करा है तो उसको वहाँ से देख के आप रिवाइज़ कर सकते हो, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट पेपर में भी, जो लास्ट नवंबर का पेपर हुआ था, तो जो मैंने रिवीजन क्लासेस दी थी बच्चों को केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की और मैथ्स की, नॉन मेडिकल के लिए बात कर रही हूँ, उन्हीं जो मैंने जहाँ पे इम्पॉर्टेंट मार्क करा था वहाँ से आपके पक्के क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को अभी यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना चैप्टर है, अपना जो मैंने जैसे जो अपनी प्लेलिस्ट बनाई है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो मैंने बनाया हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर कि पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टॉपिक जो है आपके पास है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टॉपिक है, तो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से आपको टॉपिक आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, कई बार दो क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि जो आपके साइंटिस्ट आए थे, कौन कौन से आए थे आपके पास, डॉबेराइनर, ठीक है, न्यूलैंड्स आए थे आपके पास, न्यूलैंड्स आए थे, फिर उसके बाद मेंडलीव आए थे। ठीक है, कौन आए थे उसके बाद, मेंडलीव, और लास्ट में आपके आए थे मोज़ले, हेनरी मोज़ले आए थे आपके पास। ठीक है, तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, पहली बात तो ये कि इन तीनों का बेसिक क्या था, इन्होंने क्या चीज़ को बेसिक लेके इसको जो पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किया था। तो इन तीनों ने लिया था एटॉमिक मास को। ठीक है, इन तीनों ने किसको मेन लिया था, एटॉमिक मास को, और जो हेनरी मोज़ले है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उन्होंने क्या लिया था अपना बेस, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या लिया था अपना बेस, एटॉमिक नंबर। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे, मास पे, न्यूट्रन प्रोटॉन, ऐसे करके आपको ऑप्शन देंगे वो, तो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इनके ऊपर कैसे, डॉबेराइनर और न्यूलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ है वो कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल है। तो जो न्यूलैंड का लॉ है वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। ठीक है, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जब न्यूलैंड ने अपना लॉ बनाया था तो कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, फिर इनकी लिमिटेशन आई, देन फिर मेंडलीव आए, मेंडलीव की भी फर्दर लिमिटेशन आई, उसके बाद हेनरी मोज़ले आए जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, रिवीजन नोट्स चाहिए, ठीक है, ये जैसे मैं आपको दे रही हूँ, इनके लिए रिवीजन नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको रिवीजन नोट्स का जो PDF है वो मिल जाएगा, या फिर इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हो, जो चैनल का इंस्टा पेज है वहाँ पे भी आप बात कर सकते हो। बट बात वही है कि वो मेरे रिवीजन नोट्स जो हैं वो मैंने पेड रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है वो है ग्रुप्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद आता है नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, किसके ऊपर आता है, नंबर ऑफ पीरियड्स के ऊपर। तो ग्रुप्स है हमारे पास 18 और पीरियड है हमारे पास 7।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो ग्रुप्स कैसे, ऐसे जो ऐसे ऐसे अरेंज हुए हैं ऐसे, और पीरियड्स क्या होते हैं जो इस तरफ को होते हैं हमारे पास, इस तरफ को जो होते हैं जो ऐसे ऐसे अरेंज है, ये हमारे होते हैं हॉरिजॉन्टल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होते हैं हमारे पास वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल ऐसे वाले ऐसे वाले ऐसे वाले। तो टोटल कितने ग्रुप्स है 18, और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं 7। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कितने ग्रुप प्रेजेंस है और कितने हमारे पास कितने पीरियड्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का आपको दे दिया, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो पूछ सकता है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है या कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। लाइक हमारे पास है कोई भी मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम ले लिया। पहली एक बात, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो 20 तक एटलीस्ट एटॉमिक नंबर याद करो, और ग्रुप वाइज कैसे एलिमेंट अरेंज हुए हैं, कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको आता है। तो इसको करने से पहले मैं आपको ग्रुप्स के बारे में बता देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, उसके बाद आपका ग्रुप नंबर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ठीक है, ये सारे ग्रुप है, इनके नेम हैं, इनके ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है। तो ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 2 को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 15 को बोला जाता है पी निकोजन। ग्रुप नंबर 16 को बोला जाता है चैल्कोजन्स। ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है हैलोजन्स, और ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है, ये सभी इसी के नाम है आपके पास। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पक्का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब हम मैग्नीशियम के ऊपर आते हैं। तो मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 12। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 12। तो ये 12 है। तो इससे पहले आपको क्या लिखनी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, एस सब शेल में। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक कौन सा हो गया इसका, एस। ब्लॉक के बारे में भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो आप देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, अब बात आती है इसके ग्रुप की और पीरियड की। ठीक है, ग्रुप की और पीरियड की। तो ग्रुप कौन सा है इसमें, तो ग्रुप डिसाइड करने के लिए आप देखोगे इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबसे पहले चेक करोगे इसकी वैलेंस शेल कौन सी है। वैलेंस शेल होती है लास्ट शेल। तो इसमें देखो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, क्योंकि ये हमें शेल के बारे में बताता है। उसके बाद ये थर्ड शेल है। तो जो भी इसकी वैलेंस शेल होगी, किसी की भी जो भी वैलेंस शेल होगी वही उसका पीरियड होता है। तो पीरियड कौन सा आया, थर्ड। ग्रुप की बारी है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2। तो ये सेकंड ग्रुप में आता है, विच मीन्स मैग्नीशियम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अगर हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है तब हम कैसे चेक करते हैं, तब हम सीधा पीरियड के लिए हमेशा चाहे एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, हमेशा आपको वैलेंस शेल चेक करनी है, वही आपका पीरियड होगा। ग्रुप के लिए क्या करना है आपको, अगर एस ब्लॉक है तो ऐसे करना है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक हमारा क्या हो सकता है, नाइट्रोजन। ठीक है, 7 नाइट्रोजन हो गया 7, 1s2 2s2 2p क्या हो गया हमारे पास, 2p3 हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके हम अगर बात करें पीरियड की, तो पीरियड तो इसका सेकंड ही आएगा, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल है वो सेकंड है। अब बात करें ग्रुप की, इसके ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कौन सा रहेगा इसका, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं इसमें। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, तो ये दोनों ही इसकी वैलेंस शेल है, तो दोनों के काउंट होंगे कितने हैं, 5। तो जब भी आपको पी ब्लॉक एलिमेंट होगा उसमें आप 10 प्लस कर दोगे 15, वो आपका ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक के लिए आपको ऐसे करना है। अब अगर डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया आपके पास, ठीक है, उसका ग्रुप या पीरियड पूछ लिया। पीरियड के लिए तो सेम है, क्या बताओगे, वैलेंस शेल। लाइक मैंने ले लिया आयरन, आयरन होता है Z इज इक्वल टू 26। इसको अगर मैं लिखूँ शॉर्ट में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 4s2 3d6 ये होती है। ठीक है, तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, 4th। तो इसका पीरियड कौन सा आ गया, 4th। अब लिखना है हमने इसका ग्रुप। ठीक है, क्या लिखना है, ग्रुप।
तो ग्रुप जो भी वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो जो भी डी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी हम ऐड करेंगे, 6 प्लस में 2 करके क्या आ जाएगा, 8। तो 8th क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं SPD किसी में से भी कौन सा ग्रुप है आपके पास, ये मैंने आपको बता दिया, ये ग्रुप्स के बारे में भी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। बाकी अगर हम बात करें तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। 118, ये भी क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास कि कितने एलिमेंट जो है वो हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं, तो 118। ठीक है, इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से हमने क्या पढ़ना है, देखो नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है हमने। तो सबसे पहले एटम, देखो एटम को कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो है न्यूक्लियस पार्ट, सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस है जो हमारे पास, ये न्यूक्लियस पार्ट है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एन से न्यूक्लियस है तो एन से न्यूट्रॉन, प्लस में इसमें क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, बाकी जो शेल है उसमें कौन घूम रहे हैं, हमारे शेल में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेल में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव है, इनके बीच में अट्रैक्शन होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साइज़ कम होगा, तो ये भी डिस्कस करनी है हमने बातें। ठीक है, तो बाकी इसमें क्वेश्चन और क्या फ्रेम हो सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर आ सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो किसने करी है, जे थॉमसन ने, इसके ऊपर आ सकता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फादर बोला जाता है रदरफोर्ड को। ठीक है, किसको बोला जाता है, रदरफोर्ड को। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। उसके बाद प्रोटॉन है, इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने ही, रदरफोर्ड ने। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज, ये पता होना चाहिए आपको, जो चार्ज है हमारे पास, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव। अगर प्रोटॉन पे पूछेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। एक और बात कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 1/1800 टाइम्स लेस होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, विच मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत ही कम होता है। कितना कम है, 1800 टाइम्स क्या है, कम है हमारे पास मास, किससे, प्रोटॉन से। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, प्रोटॉन एक जगह पे ही रहते हैं हमारे पास। ठीक है, ये तीनों हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल है, कौन कौन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पूछे न्यूक्लियस में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। बाकी तीनों के बारे में पूछा जाए तो तीनों हमारे कौन से हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। राइट, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने। ठीक है, किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे होता है, क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, वहाँ से पक्का जो आप आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार चीज़ें देखते हो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हमारे पास आता है, लाइक हमने सोडियम ही लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास 11, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, उसका मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या मतलब होता है उसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के केस में, न्यूट्रल एटम के केस में अगर चार्ज आता है फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारे पास मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर, वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर को हम A से डोनेट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z आ गया,
प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है उसका फॉर्मूला है मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर। तो ये भी कई बार पूछते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। लाइक अभी ये लिखा हुआ है सोडियम, इसका 11 एटॉमिक नंबर है। तो अगर कोई पूछे इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, इसमें 11 ही है, इलेक्ट्रॉन भी 11 ही है। अब इसका जो मास नंबर है वो होता है 23। तो मास नंबर 23 है, ये 11 है, तो हमारे पास इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 23 माइनस में 11 करके कितना आ जाएगा 12, इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे आपके पास। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जो एलिमेंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे यहाँ पे होता है हमारा एटॉमिक नंबर, यहाँ पे होता है हमारा मास नंबर। जैसे सोडियम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे उसका मास नंबर। अब न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछते हैं तो सिंपली इनको माइनस कर दो। अगर प्रोटॉन्स के बारे में पूछते हैं तो प्रोटॉन्स तो यही हो जाएंगे जो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट आपके पास आता है वो आता है आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, इनके ऊपर वो देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके पास, आइसोटॉप, आइसोबार। पहले इनके बारे में देखते हैं फिर हम दूसरे पे चलते हैं। तो इसको मैं हमेशा कैसे याद करने के लिए बोलती हूँ, यहाँ पे बार है तो बार का मतलब होता है भार, और इंग्लिश में बोलेंगे तो मास। यहाँ पे आइसो है, आइसो का मतलब होता है सेम। ऐसे दो एलिमेंट जिसमें मास नंबर क्या होगा, सेम। सेम क्या होगा, ए मास नंबर, और डिफरेंट क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, दैट इज जेड। लाइक हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम 2040, यहाँ पे 1940। कैल्शियम एंड पोटाशियम ये दोनों क्या है हमारे पास आइसोबार। क्यों है आइसोबार, क्योंकि दोनों का मास नंबर, इसका भी 40 इसका भी 40, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास आइसोबार। अब आइसोबार और इसको कंपेयर करके पढ़ना है, तो अगर इसमें सेम एटॉमिक मास था तो इसमें सेम क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट क्या हो जाएगा, मास नंबर। मतलब मास नंबर को हम किससे डोनेट करते हैं, ए से। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके डेफिनेशन में ये भी आता है कि सेम क्या होते हैं इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसका मतलब क्या हो गया इसमें, डिफरेंट क्या है, न्यूट्रॉन्स। डिफरेंस क्या है, न्यूट्रॉन्स। तो इसके ऊपर भी वो पूछ लेते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है सबसे पहले हाइड्रोजन के आइसोटोप। हाइड्रोजन आइसोटोप कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, ये इसके तीनों आइसोटोप है। क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है या कौन सा नहीं है हमारे पास। जो ट्रिटियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है हमारे पास। क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एक और है कि कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है, किसमें, कैंसर ट्रीटमेंट में कौन से आइसोटोप यूज़ होते हैं। मेडिकल वालों को बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, कैंसर ट्रीटमेंट में किसके, कोबाल्ट के। किसके, कोबाल्ट के। और न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर कोई पूछे, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास होते हैं यूरेनियम के, यूरेनियम के। ठीक है, तो ये आइसोटोप का था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, और बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आइसोटोप आइसोबार का। अब हम चलते हैं, एक टर्म है आइसोटोन और आइसोटोन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप जो होते हैं ना, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, फिजिकल डिफरेंट होती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। आइसोटोप क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें सेम है, तो इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। इसमें टोन से हम लिख सकते हैं आइसोटोन, इसमें सेम होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हैं कार्बन ऐसे,
नाइट्रोजन 7 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 7, यहाँ पे कितने हैं 7, तो दोनों में 7 है, तो बोथ आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। उसके बाद अगर कोई पूछे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये है हमारे पास Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, M3 नेगेटिव या फिर नियोन, ये सारे क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे? सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 7 है, इसका 10 है। तो प्रोटॉन तो इसमें यही रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज का मतलब क्या होता है कटायन। कटायन मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा है लूज़, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा है। तो होने इसमें 11 चाहिए थे, बट इसने एक लूज़ कर दिया, कितने बचे हैं 10, इसने 2 लूज़ कर दिया 10। नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है अनायन, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं गेन लिए हैं। कितने लिए हैं 2, तो कितने बन गए 10, इसने लिए हैं 1 10, इसलिए 3 10, ये तो न्यूट्रल है तो 10 है तो 10 ही रहेंगे। तो सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास सेम, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपके पास। ठीक है, ये देख लेना है आपने। उसके बाद आता है कटायन एनायन के साइज पे। ठीक है, कटायन एनायन के साइज पे, तो मैं यहाँ पे सीधा बता रही हूँ। लाइक आपके पास Na पॉजिटिव है और एक Na है, तो Na का साइज बड़ा होता है, Na पॉजिटिव का साइज छोटा होता है। मतलब हायर द पॉजिटिव चार्ज, हायर द पॉजिटिव चार्ज, लोअर द साइज ऑफ एटम, लोअर द साइज ऑफ एटम, साइज उसका उतना छोटा होगा। लाइक आपके पास है Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। कोई पूछे बताओ सबसे छोटा साइज़ किसका है, तो सबसे छोटा साइज़ इसका होगा। ऐसे हमारे पास एरोज आएंगे। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उसकी वजह से साइज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये हमारे पास F नेगेटिव है और ये सिंपल है, तो अनायन का साइज़ क्या होता है, अनायन का जो साइज़ होता है वो बिगर होता है अपने पेरेंट एटम से। ठीक है, पेरेंट एटम से, तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, लाइक हमारे पास है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, तो ये इसके बाद चाहे F लिख दो, तो इन सभी का जो साइज़ है वो क्या होगा हमारे पास ऐसे रहेगा। तो N3 नेगेटिव का साइज़ सबसे बड़ा रहेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक टर्म है वैलेंसी। ठीक है, कई बार वैलेंसी भी पूछ लेते हैं आपसे, मैं बता देती हूँ यहीं पे। देखो वैलेंसी को मैंने कैसे याद करने को बोला हुआ है। वैलेंसी आपको कोई भी ये 2 3 जो है, क्योंकि 20 तक ही मोस्टली पूछेगा वो, 2 8 नहीं 2 8 नहीं 2 10 18 2 10 18 ये याद करनी है आपको। ये नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। ठीक है, अब आपको आ गया सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है 11 होता है। 11 होता है, तो 11 के आसपास नोबल गैस कौन सी है 10 तक पहुंचने के लिए क्या करेगा लूज़ करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो 1 लूज़ करेगा तो पॉजिटिव। कैसी वैलेंसी आई +1। तो सोडियम जिस भी ग्रुप में आता है उसमें जितने भी ग्रुप होंगे उनकी वैलेंसी +1 ही होगी। तभी तो ग्रुप्स को लर्न करते हैं ताकि हमें आइडिया लग सके कौन सा ग्रुप, मतलब उसमें सिमिलैरिटी होती है, क्योंकि आगे वाले 20 तक तो हम लर्न कर लेते हैं। एक तो हमें याद है, तो बाकी सारे कितने भी वो पूछे सेम ही चलेगा। ठीक है, लाइक अब हमारे पास होता क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 17। तो 17 है, एक गेन करेगा क्योंकि नोबल गैस 18 है हमारे पास, तो गेन करेगा -1। तो क्लोरीन आता है हमारे पास 17th ग्रुप में। तो क्लोरीन 17th ग्रुप में आता है, यानी कि 17th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगी उनकी जो हमारे पास वैलेंसी होगी वो -1 ही होगी। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे पास आता है 15th ग्रुप में, 15th ग्रुप में। तो 15th ग्रुप में आता है, तो उसमें उसकी 3 वैलेंसी होती है -3। तो बाकी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी एलिमेंट हैं, उनकी भी वैलेंसी कितनी होगी -3। और एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो वो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हो। अगर आपको एक का पता चल गया, लाइक आपके पास 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही है, कोई 13 का उसमें 13 ही है, कोई 14 का है उसमें 4 ही है, 16 का उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 17 का उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 18 है उसमें 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ग्रुप में उसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप है उसमें 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया, याद करना है। इसकी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो अगर अभी तक आपने याद नहीं करा हुआ है। राइट,
नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और चीज़ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे पास, एक डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एक होते हैं आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट ये भी आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये भी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते, तो डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 1 to 10 ns 1 to 2। इसकी पूछे तो n-2 f 1 to 14 n-1 d 1 to 2 ns 1 to 2 0 to 2 है ये, ठीक है। ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आपको फ्रेम हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ से क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं आपके पास, ठीक है। कहाँ से? क्वांटम नंबर से। क्या है आपके पास? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या है? ऐसे सेट ऑफ 4 नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर का सेट है ये, जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं हमारे पास? है n, l, ml एंड s, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मैं पहले करवा चुकी हूँ। एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, उसके बाद ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s से होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये हमें n का मतलब है कि हमें ये शेल के बारे में बताता है कि शेल कौन सी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो ml है ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। सब शेल का मतलब है कि s होगा, p होगा, d होगा या f होगा। ये हमें बताता है हाउ मैनी सब शेल, हाउ मैनी सब शेल्स आर पॉसिबल, कि जो s है उसमें कितनी सब, मतलब एस जो सब शेल है वो तो हमें पता चल गया, एस कितनी सब शेल होती है, पी कितनी होती है। आपने देखा होगा एस का 1 बॉक्स बनता है, पी के 3 बॉक्स बनते हैं, डी के 5 बॉक्स बनते हैं, ऐसे करके 5, और एफ के 7 बॉक्स बनते हैं। ऑड नंबर में चलता है 1 3 5 7 ऐसे करके। वो हमें ये वाला क्वांटम नंबर बताता है। ये हमें स्पिन बताता है कि उसकी कैसी होगी, हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये हमें बताता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है? आपको क्वेश्चन आएगा कि 4 पॉसिबल वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, बताओ सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं। लाइक आपके पास देती है n इज इक्वल टू में 4, l इज इक्वल टू में 3, ml इज इक्वल टू में -3 और s दे दिया +½ तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो l जो l होती है हमारे पास, जो L होता है L इज़ ऑलवेज लेस देन 1, मतलब n से हमेशा ही लेस देन होगा। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेस देन है, ठीक है। और जो ml है हमारे पास, ml है वो -l से लेकर के +l के बीच में ही वैल्यू होती है। लेट्स से इसकी वैल्यू है 2, तो -2 -1 0 1 2 यही 5 वैल्यूज़ हो सकती है, उससे ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ नहीं हो सकती है। तो 3 है इसकी l की वैल्यू, तो ml की -3 हो सकती है, +½ हो सकता है। तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है हमारे पास। अब इसकी जगह अगर मैं कर देती यहाँ पे 4, उसकी जगह मैं कर देती 4, अब ये पॉसिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि n और l की वैल्यू आ गई सेम, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब लेट्स से मैं कर देती यहाँ पे तो 3 है, तो ये तो पॉसिबल हो गया। यहाँ पे मैं कर देती 4, तो -4 हो गया। ml की वैल्यू तो -3 से +3 तक रहनी थी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है क्वांटम नंबर से। और कैसा क्वेश्चन आता है, लेट्स से आपको दे देंगे, एक चीज़ आपको याद रखनी कि L की वैल्यू 0 1 2 3 ये हमारे पास S के लिए, ये P के लिए और D के लिए, F के लिए होती है, ठीक है। अब आपको दे दिया n इज इक्वल टू में 4, L इज इक्वल टू में L इज इक्वल टू में 1, तो बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इससे पहले आपको ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है? n 4 है, 4 ही रहने दो। L की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? P के लिए। P, तो P के टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6, तो 4p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास? 6। ऐसे है ना, तो 4p में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे हमारे पास? 6,
ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है। अब आपको ऐसे भी आ सकता है, लेट्स से n इज इक्वल टू में 4, l इज इक्वल टू में 3, ऐसे। तो ये कौन सा बना, 4f। ये भी आ सकता है कि इसको डिज़ाइन करो, ये कौन सा हो सकता है, 4f, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, f। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, तो f के ऑर्बिटल होते हैं 7, तो एक ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, 4f 14 टोटल इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं आपको किसी पर्टिकुलर शेल में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2n²। आपको शेल दे रखी है l, शेल होती है हमारे पास जैसे ये k शेल, l शेल, m शेल, n, ऐसे। तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे आगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट चलते हैं। तो उसने क्या दे रखी है, l शेल, तो l शेल मतलब सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल, ऐसे करके 2 2 4 to the 8 आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेल और सब शेल में डिफरेंस है हमारे पास, सब शेल फर्दर शेल के अंदर आती है, सब शेल जो है वो वैलेंस शेल, फोर्थ शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है। सब शेल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि एल की वैल्यू 0 पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है हमारे पास, ऐसे हो सकता है यस नो, उसके बाद हो सकता है मे बी, नन ऑफ दिस, ऐसे करके। तो पॉसिबल नहीं है, नो उसका आंसर होगा, ऐसे एल की वैल्यू नहीं, एल की वैल्यू 0 पॉसिबल है, यस होगा, एन 0 नहीं हो सकता है क्योंकि शेल तो हमारी फर्स्ट से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद शेप्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एस, पी और डी मोस्टली। तो एस तो हमारा स्फेरिकल शेप का होता है, पी हमारे ऐसे होते हैं, ऐसे 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 डम्बल शेप के, ऐसे। कौन सी शेप है ये, डम्बल। डी हमारे ऐसे होते हैं, ऐसे 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 करके, ऐसे। तो इसको बोला जाता है डबल डम्बल और क्लोव। ये है क्लोव की तरह, ये क्लोव की तरह है। क्लोव नहीं होता, वो क्या बोलते हैं उसको, क्लोव ही बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। क्लोव ही बोलते हैं शायद उसको, इसको क्लोव ही बोलते हैं, क्लोव लीफ की तरह, जो क्लोव की लीफ होती है ना उसकी तरह स्ट्रक्चर है। डी में ना एक ऐसा भी होता है, ऐसा ऐसा, तो ये डाउट नेट की तरह, ठीक है, इसकी तरह इसकी शेप है, नेम पूछ सकते हैं वो आपके पास, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर के ऊपर हो गया। अब क्वांटम जो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, इसमें थ्योरीज भी थी, छोटी छोटी थ्योरीज थी आपके पास, जैसे पॉली एक्सिक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी, डी ब्रोगली इक्वेशंस, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके ऊपर भी है। तो देखो ये मैं ऐसे बता रही हूँ, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है उसको कौन सा प्रिंसिपल डिफाइन करता है। तो इलेक्ट्रॉन के पाथ को हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही डिफाइन करता है आपके पास। पॉली एक्सिक्लूजन प्रिंसिपल है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि जो उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये होती है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन, की आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, 3 क्वांटम नंबर मैक्सिमम सेम हो सकते हैं, और जो 4th क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। विच मीन्स हमें पॉली एक्सिक्लूशन प्रिंसिपल बताता है कि जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ऐसे ऐसे फिलिंग करते हैं, तो एक का स्पिन ये दोनों के स्पिन के बारे में एक तरह से हमें बताया जाता है पॉली एक्सिक्लूशन प्रिंसिपल में, ठीक है। उसके बाद है हंस रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी में बताया जाता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपनी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखते हैं। उसके बाद आफ्बाउ प्रिंसिपल आता है, तो आफ्बाउ प्रिंसिपल में क्या आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, लाइक ये हमारे पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, इनकी एनर्जी तीनों की सेम है, तो इन तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। मतलब ये जो बाकी के 3 हैं ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने बताई है उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे जो लेवल हैं इनको बोलते हैं हम डीजेनरेट लेवल, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, डीजेनरेट लेवल। अब डीजेनरेट लेवल का मतलब क्या है, द लेवल हैविंग सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी सेम है इसीलिए एक ही जगह पे है। जेनरेट, डीजेनरेट हो गए हमारे पास जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है हमारे पास सेम हो जाती है। कई बार ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो इन दोनों की एनर्जी, इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरफ है, इसकी एनर्जी कम है तो ये नीचे की तरफ है हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है। तो यही था हमारे पास
स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, या फिर हम इससे पहले हम ट्रेंड्स देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, ट्रेंड्स के ऊपर, ट्रेंड्स का मतलब है कि ये हमने देखा था ऐसे, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमें ये आइडिया लगाना है। देखो सबसे पहले हमारे पास बात आती है साइज की, कि हमें देखना है साइज। ठीक है, आपने देखा होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और एक आती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इनका कैसे ग्रुप वाइज कैसे चलते हैं, देखो साइज को समझना है, बाकी सभी अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, लाइक हमने ऐसे एक इस तरफ को और इस तरफ को कोई भी एक ग्रुप उठा लिया, मैंने नाइट्रोजन फैमिली उठा ली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये हमारा 15th ग्रुप जिसको पी निकोजन बोला जाता है, राइट। तो मैंने उठाया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 7 एटॉमिक नंबर है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी हमारे पास हीलियम 2s2 2p3। इसकी जो फॉस्फोरस है उसकी क्या होगी, नियोन 3s2 3p3। ऐसे मतलब जब जब हम नीचे की तरफ जाएंगे नोबल गैस ऐड होती रहेगी और एक शेल ऐड होती रहेगी। मतलब इसमें 2 शेल थी, 1 2, नेक्स्ट में कितनी शेल होगी, 1 2 3। तो शेल ऐड हो रही है, विच मीन्स डाउन द ग्रुप जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। बस यही देखना था हमें कि जो साइज है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब अलोंग द पीरियड क्या करेगा, अलोंग द पीरियड डिक्रीज, अलोंग द पीरियड डिक्रीज। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे शेल ऐड हुई, न्यू शेल की वजह से साइज इंक्रीज कर जाता है। आपको एक पता करना है, बाकी सब सेम है आपके पास। ठीक है, अब ये क्या होती है आपको पता है, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, इनकी वेरिएशन के बारे में बता रही हूँ। ये साइज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विच मीन जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी कम आयनाइजेशन, उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। मतलब कि अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तीनों की तीनों टर्म्स ये हैं कम होंगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है हमारे पास। अलोंग द पीरियड क्या कर रहा है, हमारा साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो तीनों की तीनों टर्म्स क्या करेंगी, ये इंक्रीज करेंगी। ठीक है, ये क्या है आप पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हो, इतना मैं नहीं बता सकती क्योंकि रिवीजन क्लास हमें मेन टॉपिक्स पे फोकस करना है अपना। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, तो हाईएस्ट ये बहुत एक्सेप्शन क्रिएट करता है, क्लोरीन की होती है, किसकी, क्लोरीन की। और इसको हमने गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फोन से याद करा हुआ है, किससे याद करा हुआ है, फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, सीजियम की। या फिर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज आ सकता है कि सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, जो ग्रुप नंबर 1 है अल्कली मेटल की। ठीक है, अल्कली मेटल की सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा जो उस तरफ है नोबल गैसेस की। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोई पूछे तो वो भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी हमारे पास, नो 17th ग्रुप की। क्वेश्चन ये आता है कि जो 18th ग्रुप है हमारे पास, 18th ग्रुप है यानी कि नोबल गैसेस, उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो 0 होती है। क्यों होती है उनकी 0, क्योंकि लाइक मैंने नियोन ली, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6, तो वो तो स्टेबल है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव या फिर 0 ही होती है हमारे पास। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें वो किसकी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। अगर फ्लोरीन नहीं है फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत कन्फ्यूजन होती है, दैट इज़ क्लोरीन नॉट फ्लोरीन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है। ठीक है, अब हमारे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो क्या करेगी, हमें इतना पता है अलोंग द पीरियड साइज क्या करेगा, इस तरफ को जाना है, हमें नीचे का पता है इंक्रीज करता है, तो विच मीन्स इसकी तरफ डिक्रीज करेगा,
ऐसे आ जाएगा साइज इस तरफ को। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसका पॉजिटिव चार्ज ये, इसका ये है, तो इलेक्ट्रॉन ने लूज़ होना है। तो यहाँ पे तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो क्योंकि बिल्कुल ही क्लोज है तो वो लूज़ करेगा नहीं, विच मीन्स अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ना कि ज़्यादा हो जाती है। स्टेटमेंट की फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है तो उसको आपने आंसर कर देना है, इसको छोड़ना नहीं, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो ये था आपके पास ट्रेंड्स के बारे में, तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपना। अब हम चलते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में एक फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। सीधा केमिकल बॉन्डिंग में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बॉन्ड्स का आइडिया दे देती हूँ। हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद आयनिक बॉन्ड, क्या होता है हमारे पास, आयनिक बॉन्ड, और उसके बाद एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ट्रांसफर हुए, क्योंकि आयंस आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक NaCl, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, तब इनमें अट्रैक्शन आती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल। और वो कौन सी मेटल और नॉन मेटल होनी चाहिए, मेटल जनरली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की, एंड नॉन मेटल जो है वो 17th ग्रुप से, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको 3-4 वो एग्जांपल्स दे देंगे। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, क्या बताऊँ, हाँ MgO, हाँ MgO हो जाएगा। उसके बाद मान लो NaCl हो गया, CaO हो जाएगा। जैसे ये है, इसमें से बताना है कि आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, तो आयनिक बॉन्ड ये बनाएगा, ये वाला, क्योंकि इसमें सेकंड ग्रुप के एलिमेंट तो है, बट हमें चाहिए नॉन मेटल 17th ग्रुप की, तो ये बनाएगा, ये दोनों नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों नहीं बनाएंगे। इसमें एक टर्म आती है लेटिस एंथैल्पी, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ लेटिस एंथैल्पी। तो लेटिस एंथैल्पी क्या होती है कि जब ये आयंस जो है ना, ये आयंस जब ये कंबाइन कर, क्योंकि आयंस अनस्टेबल हैं, तो जब ये अनस्टेबल है, जब ये कंबाइन करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे स्टेबल, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उसको बोला जाता है, वो हमारी मतलब लेटिस एंथैल्पी होगी, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या आ जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है आपके पास, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बट जो शेयरिंग होती है फ्रॉम ओनली 1 एटम, ओनली 1 एटम, एक ही एटम से शेयरिंग होती है हमारे पास, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जांपल है हमारे पास ये अमोनियम क्लोराइड, क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि हमें, आपको 3-4 एग्जांपल दे देंगे, आपको बताना है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें ये तीनों टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो तीनों टाइप्स के बॉन्ड कौन कौन से, कोवेलेंट भी, आयनिक भी, और हमारे पास कोऑर्डिनेट भी। देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, जो NH3 बना होगा ना पहले कोवेलेंट बॉन्ड से, इसके पास होंगे लोन पेयर, तो ये H पॉजिटिव को दे देगा दोनों के दोनों, फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे NH4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब इसके ऊपर पॉजिटिव आए, यहाँ पे Cl नेगेटिव आए, तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तब ये बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, तो वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से में तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अमोनियम क्लोराइड उसमें एग्जाम्पल है, आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो हमने कर लिया अपना। उसके बाद कोवेलेंसी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कोवेलेंसी मैक्सिमम नाइट्रोजन की पूछी जाती है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 होती है हमारे पास। न्यूट्रल स्टेट में तो वो 4 इलेक्ट्रॉन बनाता है, सॉरी 3 बॉन्ड बनाता है, सॉरी 3 बॉन्ड बनाता है, मतलब कि और वो कितने बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद 2 लोन पेयर है, वो लोन पेयर वो डोनेट कर देगा 4, तो उसकी कोवेलेंसी कितनी है, 4। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है हमारे पास, 4, ठीक है। ये है इसमें इम्पोर्टेंट। बॉन्ड्स के बारे में मैंने बता ही दिया आपको।
और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी बॉन्ड बनता है ना हमारे पास एनर्जी कम होती है। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम होता है इसलिए बॉन्ड बनता है हमारे पास। और हर कोई बॉन्ड क्यों बनाने की ट्राई कर रहा है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें, इनका भी ध्यान रखना है आपको। अब हम चलते हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्वेश्चन आता है पक्का। मोस्टली मेडिकल की अगर मैं बात करूँ, मेडिकल वालों को ज़रूर आता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन। नॉन मेडिकल में कम आता है, बट मेडिकल में देखने को मिलता है ज्योमेट्री का पार्ट हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें फाइंड करना है केमिकल बॉन्ड में। एक ना बॉन्ड होते हैं हमारे पास, थोड़ा सा इसका आइडिया लेते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देखो, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्ट्रॉन्ग। एक तो आप याद रखोगे दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सिंगल बॉन्ड। तो जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, लाइक ये आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये जो सिंगल है ये सिग्मा है। सभी में जो पहला होगा वो सिग्मा ही होगा। अनदर वन इज पाई, पाई पाई। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। डबल बॉन्ड में कितने पाई हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई है? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। मेन होता है कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। किससे? हेड ऑन ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। और ये हमारा बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से। ठीक है, ये हमारा कैसे बनता है? साइडवेज ओवरलैपिंग से। ये इसमें इंपॉर्टेंट था, ये मैंने बता दिया। सिग्मा मतलब ये जो बॉन्ड है इनका पता होना चाहिए। जब सिंगल बॉन्ड है एक ही सिग्मा, डबल बॉन्ड सब में पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। विदाउट सिग्मा बॉन्ड नो पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है हमारे पास। ठीक है, तो सिग्मा होगा तभी पाई बन सकता है। पाई बने ना बने पर सिग्मा तो ज़रूर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा आ गया हमारे पास? सिग्मा बॉन्ड। अब हम चलते हैं अपने मेन, जहाँ से क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर हाफ। क्या फाइंड करना है आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या फॉर्मूला इसका? हाफ वैलेंस ऑफ सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम प्लस में अगर हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, यही ऐड होंगे। इनके अलावा कुछ भी हो, कोई भी ऐड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कई बार पता नहीं चलता है क्या ऐड होगा। प्लस अगर कैटायन होगा, अगर हुआ, या फिर अनायन हुआ। अगर कैटायन हुआ तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे जितना भी कैटायन होगा, माइनस कर देंगे। अनायन होगा तो हम प्लस कर देंगे जितना भी। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी शेप कौन कौन सी होती है ये आपको बताई गई आपकी वीडियोस में। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, वो आपको अभी तक याद हो जानी चाहिए। राइट, लाइक आपके पास है CO2, सबसे पहले आया CO2 या NH3 लेते हैं सबसे पहले? नहीं, इनको करने से पहले हम लेते हैं CH4। ठीक है, CH4 हाफ आ गया। कार्बन, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 14th ग्रुप में आता है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैंने बोला था ग्रुप वाइज इनको लर्न कर लो। 14th ग्रुप में आता है तो 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6, 1s2, 2s2, 2p कितना हो गया? 2। तो वैलेंस शेल कौन सी है? सेकंड। किसने इलेक्ट्रॉन है? 4। ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, 4 आ गया। हाइड्रोजन है तो ऐड होंगे 4, 4 4 8/2, तो कितना आ गया हमारे पास? 4 4 होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल। क्या होता है हमारे पास? टेट्राहेड्रल। ऐसे स्ट्रक्चर H H H H। और ये टेट्राहेड्रल है, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो एंगल भी पूछ लेते हैं, टेट्राहेड्रल एंगल हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आया NH3। NH3 हाफ नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 ये है, 5 और 3 8 हो गया 4। तो नाइट्रोजन 4 टेट्राहेड्रल की तरह बनाएंगे। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, एक तो खाली रह गया। जो भी खाली रहेगा वहाँ पे होते हैं लोन पेयर, वहाँ पे होते हैं लोन पेयर। तो जब भी लोन पेयर आएगा तब हम बात करेंगे शेप की, तब हम बात करेंगे शेप की। ठीक है, शेप की। तो इसकी कैसी शेप है? इसकी शेप है हमारे पास पिरामिडल। कैसी शेप है? पिरामिडल, पिरामिड की तरह ही है। देखो ऐसे ऐसे करके कुछ पिरामिड की तरह है। एक और बात याद रखना है, जैसे लोन पेयर आता है बॉन्ड एंगल कम होता है, क्योंकि जो प्रॉपर हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप है, जब 4 के 4 बॉन्ड ऑक्यूपाई है तो 109.5 एंगल होगा। बट
क्योंकि लोन पेयर आ गया तो 109 पॉइंट से कम होगा हमारे पास एंगल, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके पास। उसके बाद आता है वाटर, H2O, इसका भी कर लेते हैं। हाफ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है 8 अपॉन में करके 4, तो 4 है, ऐसे बना दिया मैंने, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इसमें भी किसकी बात होगी, शेप की। जब भी शेप की बात होगी ना, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है उनको भूल जाओ। लोन पेयर कैसी बन रही है, वी शेप, वी भी बोल देते हैं, बेंट भी बोल देते हैं, एंगुलर भी बोल देते हैं। तो इसका बॉन्ड एंगल इससे भी कम होगा, अमोनिया से भी कम होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर कितने हैं, इसमें लोन पेयर होते हैं 2, तभी हम इसके ऊपर 2 लोन पेयर लगाते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर आता है हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कोई पूछे तो उसकी भी कोवेलेंसी 4 ही है। कोवेलेंसी का मतलब यही है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये आ गया। साथ में पूछते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको याद रखना है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा 2, तो 2 ही हमारी, देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे चलेगी, एक एस तो एक ही होता है, उसके बाद पी आने स्टार्ट हो जाएंगे, sp 3 तो sp2 4, sp3 5, sp3d आ जाएगा 6, sp3d2 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सॉरी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। जैसे हमने ये निकाला था इसका मीथेन का आएगा 4 आया था, तो क्या हो जानी थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनका भी 4 आया, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जानी थी, sp3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब कोई आपको आ गया NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव आ गया। देखो यहाँ पे हाफ नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 4, प्लस है तो मैंने बोला था माइनस करना है, तो माइनस कितना करना है 1, क्योंकि प्लस का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। 5 4 9 -1 4 ही आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसने टेट्राहेड्रल बना लिया है, शेप टेट्राहेड्रल बना लिया, तो एंगल कितना रहेगा, वही 109 पॉइंट में 5 रहेगा। नेगेटिव चार्ज होता है अगर कहीं पे भी, तो नेगेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे इसने गेन करा है, जितना भी गेन होगा वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। शेप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान से देख लेना है। इनका वही आपने नोट्स बनाए होंगे, आई थिंक सो। नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ केमिकल बॉन्डिंग वाली वीडियो जाके देखिए, वहाँ से आपको टेबुलर फॉर्म में वो शेप्स कौन सी होती है, हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी होती है, उसका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब इनकी एप्लीकेशन के ऊपर, देखो क्वेश्चन है आपको CO2 BF3 CH4 एंड वाटर, ये कि चारों में बताओ पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा। देखो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी इररेगुलर ज्योमेट्री होती है, क्या होती है, इररेगुलर ज्योमेट्री। अब इररेगुलर का मतलब क्या हुआ, इररेगुलर का मतलब है कि उसमें या तो लोन पेयर होंगे, क्या होंगे, लोन पेयर। लोन पेयर नहीं है तो साइड एटम्स जो हैं, साइड एटम मस्ट बी डिफरेंट, कि वो अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। बट इसमें तो सभी सेम है, फिर हम कैसे लोन पेयर हो सकता है। देखो CO2 है, CO2 का निकालते हैं हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन 4 है, ऑक्सीजन तो ऐड नहीं होगा 2, तो ये राशि लीनियर आ गया ना, ऐसे O डबल बॉन्ड होगा ऐसे, ठीक है। एक और बात, हाइब्रिडाइजेशन में या फिर अगर हम बात करें अपना इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसमें जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड, उनको भी एज ए सिंगल बॉन्ड काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास BF3, तो BF3 क्या आ गया, हाफ, बोरोन इज 3, फ्लोरिन इज 3, 6 BF3, तो BF3 तो ऐसे हो जाएगा F। तो ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। CH4 अभी निकाला था हमने, तो उसका तो ऐसे आया, ऐसे करके, तो ये भी नॉन पोलर है। वाटर निकाला था हमने, वाटर कैसे आया था, यहाँ पे 2 पे ऑक्यूपाई था, यहाँ लोन पेयर था, तो इस पे लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, पोलर और नॉन पोलर के ऊपर, ठीक है। कैसे आपने डिसाइड करना है पोलर और नॉन पोलर है, ऐसे आप बता सकते। और एक चीज़ और कि जिसकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जैसे इनकी रेगुलर है, इसकी भी रेगुलर है, इसकी भी रेगुलर है, इसकी भी रेगुलर है, तो जिनकी भी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, रेगुलर ज्योमेट्री, उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, मतलब नॉन पोलर है। सिंपल अगर हम बोलें कि कोई भी अगर नॉन पोलर है, उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, तो आपको वही चेक करना है, इरेगुलर ज्योमेट्री है या फिर रेगुलर है। अगर रेगुलर होगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, नहीं रेगुलर होगी तो पोलर हो जाएगा, नो रेगुलर होगी तो नॉन पोलर हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। इरेगुलर होती है, इरेगुलर का मतलब है कि लोन पेयर है या डिफरेंट है साइड एटम्स, लाइक ये हमारे पास CH2 Cl2, तो ये हाफ
कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो कितना आ जाएगा, हाफ, 4 4 8 हो जाएगा, 8 मतलब 4 ही आया हमारे पास, वही टेट्राहेड्रल आ जाएगा। बट यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, साइड आइटम्स क्या है, डिफरेंट है, तो ये पोलर होगा, नॉन पोलर नहीं होगा। लोन पेयर ना होते हुए भी ये नॉन पोलर नहीं होगा, ये पोलर ही होगा, ठीक है। तो इनके ऊपर आ जाता है डायपोल मूवमेंट, और नॉन पोलर इनके ऊपर भी क्वेश्चन आपको आ जाता है, ठीक है। तो ये शेप्स का मैंने आपको बता दिया, पोलर नॉन पोलर का बता दिया, ओके, ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। उसके ऊपर स्पेशली मेडिकल वालों को ये जो बॉन्ड ऑर्डर टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कहाँ से? बॉन्ड ऑर्डर से, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है हाउ मेनी बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, कि कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, या 3 है। कैसे डिसाइड करते हैं अब हम? इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक आपको आ गया O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, देखो 2 स्ट्रक्चर हम करेंगे, वहीं से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डिटेल में वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो, ठीक है। आपके पास एक तो है N2 पॉजिटिव और दूसरा होगा O2 पॉजिटिव, ठीक है। O2 पॉजिटिव, इनके आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करनी है। सबसे पहले नाइट्रोजन है, उसकी एटॉमिक नंबर है 7। एक चीज़ आप लिखोगे कि अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 14 होता है तो मिक्सिंग होगी। इस मिक्सिंग का क्या मतलब, आप देखो क्या होगी, हमारे पास मिक्सिंग होगी। ये नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 1 का 7 है, 2 का क्या हो जाएगा 14 है, तो मतलब ये मिक्सिंग वाला केस है। अब क्या मतलब है इसका, देखो 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p3, तो हमने वैलेंस शेल को लिखना है। देखो एक 2s इस तरफ आ गया, इसका एक 2s इस तरफ आ गया, ठीक है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आगे 2, ये तो ठीक है, ये बन गया हमारा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब आता है पी में कितने हैं 3, 1 2 3, इस पर भी कितने हैं 1 2 3। अब जो पी ऑर्बिटल है ना, पी ऑर्बिटल, वो जैसे ये पी ऑर्बिटल है, ये ना इसमें एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है, 2 पाई। दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सिग्मा। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा, इस तरफ को एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी एनर्जी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो इसकी एनर्जी कम है, तो उसको नीचे आना चाहिए। बट क्योंकि इसमें मिक्सिंग है तो ये ऊपर चला जाता है, पी वाले नीचे आ जाते हैं, बाकी ऊपर एज इट इज ही रहेंगे ऐसे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, 1 2 3 1 2 3 ऐसे। बट क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, चाहे यहाँ से कर दो यहाँ से कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो भी नीचे वाले हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 4 6 7, माइनस में एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग ये रहा हमारे पास, 7/2 करके 7 माइनस में 2 आ जाएगा, 5/2, तो 5/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। अब चलो O2 पॉजिटिव पे, तो O2 पॉजिटिव क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p4 होगी। देखो नीचे वाला तो सेम रहेगा, p में चेंज होगा तो मैं p बना रही हूँ यहाँ पे, नीचे वाला तो 2s को तो सेम ही रहेगा। क्या चेंज होगी, इसमें जो अकेला बॉक्स है वो नीचे, वो ऊपर ऐसे, क्योंकि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर 14 से बड़ा चला गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 होना था, बट एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की वजह से चला गया। तो 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 6 7, तो ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक तो यहाँ से आएगा 2 4 6 8, माइनस में एंटी बॉन्डिंग, एक तो यहाँ से आएंगे 2 और एक ये रहा 1 3, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, 5 पॉइंट में 2 करा कितना आ गया 2.5, तो इसका भी 2.5 आ गया। तो ये बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आपको आता है मेडिकल वालों को स्पेशली। और ये भी पूछते पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। स्ट्रक्चर में देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तब हमारे पास क्या होता है, तब होता है हमारे पास डायमैग्नेटिक, ठीक है। अगर ये मैंने क्योंकि बहुत फास्ट समझाया, नहीं समझ में आया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप देख सकते हो, डिटेल में मैंने बताया हुआ। यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बता सकती, शॉर्ट में आपको बता दिया कि इस टॉपिक पे ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है।
देखो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, गिव मी अ सेकेंड। सो केमिकल बॉन्डिंग का ओवर हो गया। अब हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक आपका? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? मोल यूनिट किसकी हमारी फंडामेंटल यूनिट के अंदर आता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर की। किसकी यूनिट है ये? क्वांटिटी ऑफ मैटर की। जो मैटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है? जैसे हम बोलते हैं 1 डजन बनाना है, तो मतलब उसमें कितने बनाना है? 12। 1 किलोग्राम है, उसमें कितने ग्राम है? 1000। ऐसे हमने एक यूनिट बनाई हुई है ना। ऐसे केमिकल्स में ही उनको मेजर करने के लिए हमारे पास होता है मोल। तो ये जो 1 मोल होता है, 1 मोल होता है, ये किसके इक्वल होता है? 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू में 10⁻24। ये किसके इक्वल होता है? ऑल्सो जो 1 मोल होता है, किसी का भी 1 मोल, वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? मोलर मास के इक्वल। ऑल्सो 1 मोल अगर हमें वॉल्यूम दे रखी हो तो 22.4 लीटर के इक्वल भी होता है। विच मीन्स अगर हम कोई लिक्विड लेते हैं उसका 1 मोल है, विच मीन्स उसमें 22.4 लीटर वॉल्यूम होगी। अगर हम किसी का 1 मोल लेते हैं तो कोई पूछता है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब क्या है? इतने पार्टिकल्स हैं। क्या है हमारे पास? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या? एटम्स। एटम्स हो सकते हैं, उसके बाद आयंस हो सकते हैं, सिंपल पार्टिकल्स हो सकते हैं। उसका मतलब ये है हमारे पास 1 मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, मेन जो है वो हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि 4 ग्राम ऑफ NaOH में 4 ग्राम ऑफ NaOH में हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, क्योंकि हमें 1 मोल का पता है, 1 मोल में हमें पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। हमें इसमें क्या करना है कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो हमें 1 मोल का पता है। तो अगर इसके मोल पता चल जाते हैं तो 1 मोल में इतने हैं, जितने भी इसके मोल होंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी आपको मास दे रखा हो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 4। मोलर मास NaOH का कैसे निकालेंगे? सब में प्लस कर देंगे, ऐसे करके आ जाएगा 40। 4 1 10, 0 पॉइंट में 1 मोल। तो इसमें कितने मोल होंगे? 0 पॉइंट में 1 मोल। अगर तो मोल पूछा है तो 0 पॉइंट में 1 मोल आ जाएगा। अब उसने पार्टिकल पूछा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 0.1 से तो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 0 पॉइंट में 6022 इंटू 10⁻24 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अब अगर उसने लेट से आपको दे रखा है कि 3 पॉइंट इंटू में 10⁻24 आपके पास पार्टिकल्स हैं किसके? CO2 के, तो उनका मास कितना होगा? क्या पूछा हुआ है उसने? उसका मास कितना होगा? तो हम पहले फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें पता है 1 मोल में जो है वो उसका मास उसके मोलर मास के इक्वल होगा। इसका मोलर मास है 44 ग्राम, यानी कि इसका 1 मोल 44 ग्राम के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे, तो जब भी आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा हो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन पार्टिकल्स कितने हैं? 3 इंटू में 10⁻24। इसको फिलहाल के लिए मैं 6 कंसिडर कर रही हूँ। 6 इंटू में 10⁻24, तो 24 ये कैंसिल हो गया। 3 1 3 2 1 अपॉन में 2, यानी कि 0 पॉइंट में 5 मोल है। 0 पॉइंट में 5 मोल है हमारे पास। अगर 0 पॉइंट में 5 मोल है, विच मीन्स कि जो 1 मोल है उसका मास कितना होता है? 44 ग्राम। तो 0.5 मोल का मास कितना हो जाएगा? 0.5 मोल का मास कितना हो जाएगा? 44 मल्टीप्लाई में 0.5 कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 22 आ जाएगा, और पॉइंट करके यहाँ पे 22 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि हाफ हो गया ना वो, तो 22 ग्राम हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको मास दे रखा हो तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो गिवन पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। वहाँ से हमें मोल पता चल गए। मेन फोकस हमारा मोल पे ही है, मोल पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 1 मोल से जितने भी हमारे मोल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमें वॉल्यूम दे रखी हो, ठीक है, हमें क्या दे रखी हो? वॉल्यूम दे रखी हो। लाइक आपको दे रखी है
कि 2 पॉइंट में, या आपको ऐसे दे रखा है, देखो पहले सिंपल कर लेते हैं फिर मैं बताती हूँ कि 2 पॉइंट में 24 लीटर, ऐसे दे रखा है, 2 पॉइंट में 24 लीटर वॉल्यूम है हीलियम गैस की। तो बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब कितने मोल होंगे हमारे पास, या पार्टिकल पूछ सकता है बट कितने मोल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, गिवन वॉल्यूम कितनी है 2 पॉइंट में 24 अपॉन में 22 पॉइंट में 4, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 2 to 4, इसका 100 आ जाएगा यहाँ पे, 2 to 4 ऐसे, इसका 10 चला जाएगा ऊपर, ये तो सीधा सीधा कैंसिल, ये कैंसिल करके 0 पॉइंट में 1 मोल आ गया हमारे पास। तो 0 पॉइंट में 1 मोल आ गया, 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, 0.1 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मर्जी क्वेश्चन जो गिवन दिया उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, उसके बाद आपको ये चीज़ पता है, आसानी से क्वेश्चन क्या है आपका सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है ऐसे कि जो 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गैस है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, CO2 गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, हमें वॉल्यूम बतानी है 4.4 ग्राम की। तो हमें पता है कि जो 1 मोल होता है किसी का भी, उसमें इतनी वॉल्यूम होती है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 4.4 अपॉन मोलर मास 44 हो जाएगा, 4 0 पॉइंट में 1, तो मतलब कितने मोल हुए, 0 पॉइंट में 1 मोल हुए। तो 1 मोल में कितनी होती है 22 पॉइंट में 4, 0.1 में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, 2 पॉइंट में 24 लीटर आ जाएगी। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस जस्ट आपको समझना है क्या गिवन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करके, ये 1 मोल तो इक्वल है, मास पूछा है तो मास वाला लगा दो, मोल वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम वाला लगा दो, पार्टिकल पूछे हैं तो एवोगाड्रो नंबर लगा के कर दोगे आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ऐसे पूछ लिया, कैसे पूछ सकते हैं वो, कि 36 ग्राम ऑफ वाटर है आपके पास, 36 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास, 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट होंगे। तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। पहले तो अगर मैं वाटर की बात करूं, H2O, यानी कि जिसका मास होता है हमारे पास 18 ग्राम, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो इसके 16 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं इसमें, 18। अब ये 36 ग्राम है, तो 36 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 36 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 36 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए हमारे पास। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 36, ये तो सिंपल क्वेश्चन था आपके पास। तो ये था मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको करवाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि वो हाई लेवल का चला जाता है, तो उसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको फ्रेम हुए हैं। So chemical kinetics, केमिकल काइनेटिक्स में क्या है आपके पास, इसमें रेट के बारे में बताया जाता है कि रिएक्शन रेट कैसे चलता है हमारे पास। ठीक है, रेट क्या होता है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम। ठीक है, ये रेट होता है कि किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी करती है, वो रेट होता है कि कितनी जल्दी रिएक्शन हो रही है, कितनी स्लो रिएक्शन हो रही है, वो रेट होता है। इसी को हम स्टडी करते हैं, तो इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखो पहली बात तो एक क्वेश्चन होगा कि आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, तो रेट डिटर्मिंग जो स्टेप होता है वो होता है स्लोएस्ट स्टेप। क्या होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब भी आपको पूछा जाए 3-4 ऑप्शन होंगे कि रेट किस पे डिपेंड करता है, तो रेट हमेशा स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि आपको दिया गया है लेट्स से जैसे 10 डिग्री, जैसे मान लो आपके पास रेट दे रखा था किसी भी रिएक्शन है, उसका रेट है 40। ठीक है,
जब टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, अब हमने टेम्परेचर को कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट जो है वो डबल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हूँ। देखो केमिकल काइनेटिक्स में है बहुत चीज़ें, बट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको जहाँ जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं या आ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है। तो यानी कि अगर 10 डिग्री राइज होता है टेम्परेचर में तो जो रेट है वो डबल हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम डबल, ठीक है, डबल हो जाता है। जैसे 40 दे रखा था तो वो 80 हो जाएगा जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँचेगा। उसके बाद इसमें से आ सकता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की यूनिट के ऊपर, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की यूनिट के ऊपर भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन है, ये भी होता है कि जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट वो रेट को इंक्रीज करते हैं। रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज, ठीक है। विच मीन्स कि जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी के। तो यहाँ से कैसे मर्जी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, रेट और इसका रिलेशन पूछा जा सकता है, या ऐसे कि जब कैटलिस्ट जो है रेट को इंक्रीज करता है क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है हमारे पास। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब है ऑर्डर की यूनिट के ऊपर, ठीक है। जैसे ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं कि यहाँ पे रेट होता है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है, यहाँ पे हमारी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन अगर उसकी पावर 0 हो तो 0 ऑर्डर, पावर 0 तो ख़त्म हो गया ये के। तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेट मैंने क्या बताया था, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम की सेकेंड। अब ये तो होगी 0 ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, रेट को ऐसे लिखेंगे, के ऐसे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए की पावर 1 आ जाएगी, ए की पावर 1 आ जाएगी। के निकालना है तो के यहाँ पे ऐसे ही, रेट अपॉन में क्या आ जाएगा, ए मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन है। तो रेट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगी, सेकेंड। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर होगा तो सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी। तो ये क्या रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ऐसे ही नीचे आ जाएगा मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर, सेकंड तो नहीं आएगा, तो मोल स्क्वायर से ये कैंसिल, लीटर इनवर्स से ये कैंसिल, यानी कि मोल ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर सिंपल हो जाएगा पर सेकंड। ये एग्जाम्पल। ऐसे ऐसे आप किसी भी ऑर्डर की यूनिट फाइंड कर सकते हो, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये केमिकल काइनेटिक है तो अपने आप में बड़ा चैप्टर है, तो मैंने करवाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका एसिड बेस, तो उसके ऊपर चलते हैं हम। एसिड बेस एंड सॉल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वो। एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो एसिड बेस सॉल्ट में अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो आपको पता है एसिड कौन है, जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, और बेस कौन है, जो है H पॉजिटिव को OH नेगेटिव को डोनेट करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है एक तरह से HCl, ठीक है, HCl और NaOH, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, इसको इन दोनों एग्जाम्पल को याद रखना है, NaOH और ये HCl हमारे पास एसिड बेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक होते हैं मिनरल एसिड और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड या इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड। दूसरे कौन से होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक यानी कि जो हमें नेचुरल सब्सटेंस से मिले हो। मिनरल एसिड है हमारे HCl, H2SO4, HNO3, और हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड H2PO4, ये सारे मिनरल एसिड हैं। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं हमारे पास सिट्रिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड, टार्टरिक एसिड, और हम बोल सकते हैं अपना मिथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाते हैं, हमारे ये आ जाते हैं अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है और कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है हमारे पास, ठीक है।
तो जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास ये सिट्रिक एसिड है ये किस किस में प्रेजेंट होता है, जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट है, ठीक है, क्या है सिट्रस फ्रूट, कौन से, लेमन और या अगर हम बात करें ऑरेंज में, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास अनराइप मैंगो और ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद टार्टरिक एसिड है टैमरिंड में, टोमेटो में, ये हमारा टार्टरिक एसिड। मिथेनोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, आंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड हमारा मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिल्क में। एक होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसके ऊपर भी आ जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का दूसरा नाम है, आंवला में हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है। ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच में भी हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड होता है, किसमें, स्पिनच में। टमाटो टार्टरिक में नहीं है, टमाटो ऑक्सैलिक में है, ठीक है। ये मैंने जब आपको वो बताया था, वो पूरा टेबल बनाया था, वहाँ पे आपको बताया हुआ है एसिड बेस में। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि ये टेबल आपको बहुत अच्छे से देखना है कि इसमें कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये और एक बेस के ऊपर, अगर हम बेस की, ये तो हो गया मिनरल एसिड और कौन कौन से एसिड है, किसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। एक हमारे 2-3 बेस है, उनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन सा है हमारे पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो वो है हमारे पास MgOH2, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या फिर विंडो क्लीनिंग में, विंडो क्लीनिंग में कौन सा एसिड बेस जो है वो यूज़ होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा यूज़ होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन सा यूज़ होता है हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप इंडिकेटर, इंडिकेटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। इंडिकेटर कौन कौन से हमारे पास, लिटमस है, लिटमस पेपर है, ठीक है, फिनोल्फेथिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाइना रोज़ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, एसिडिक में इसका कलर, एसिड में क्या कलर होता है, और दूसरा आता है हमारे पास बेस में, बेस में क्या कलर होता है, ठीक है। लिटमस की अगर हम बात करें तो जो लिटमस है एसिड, वो ब्लू को कन्वर्ट करता है रेड में, ब्लू को कन्वर्ट करता है रेड में। तो मतलब कि जो रेड है वो रेड ही रहेगा, रेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है, लिटमस का पहला। उसके बाद इसमें ये रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, ब्लू ही रहेगा इसका, ठीक है। उसका फिनोल्फेथिलीन, फिनोल्फेथिलीन हमारे पास एसिड में देता है कलरलेस, और हमारे पास बेस में देता है पिंक। बेस में कैसे देता है, पिंक हमारे पास कलर, ठीक है, क्या देता है, पिंक कलर, ठीक है। कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज जो है वो हमारा इसमें पिंक देता है, इसमें येलो देता है, इसमें पिंक देता है मिथाइल ऑरेंज। एसिडिक सोल्यूशन में पिंक कलर देता है और बेसिक सोल्यूशन में येलो कलर देता है हमारे पास, ठीक है। क्या देता है हमारे पास, येलो कलर। लेकिन आपका जो चाइना रोज़ है ये एसिड में मजेंटा कलर देता है और इसमें ग्रीन कलर देता है बेसिक में, ठीक है। कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लिटमस वाला है, मतलब ये जो इंडिकेटर वाला है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपको फ्रेम होता ही होता है, कलर्स का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें से पीएच वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पीएच वाला। तो पीएच की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 से लेकर के 7 से लेकर के 14 तक, ठीक है। तो ये जो 7 होती है ये हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन की होती है, एसिडिक सोल्यूशन की 7 से ग्रेटर देन होती है वो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन की, और जो ये होता है हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन होता है।
ये कौन सा होता है हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद मेन आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, जैसे हमारा ब्लड है उसकी पीएच की वैल्यू होती है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया था वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 13 होती है हमारे पास, ठीक है। 13 या 12 भी होती है कई बार लिखी हुई, ठीक है। 12 और 13 में से, तो वेरी वेरी हाई वैल्यू होती है हमारे पास किसकी, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है। उसके बाद प्योर वाटर तो मैंने बता दिया, न्यूट्रल जो है वो प्योर वाटर होता है हमारा, ठीक है। न्यूट्रल क्या होता है हमारे पास, प्योर वाटर, उसकी 7 होती है हमारे पास पीएच। अब क्वेश्चन ना ऐसे फ्रेम हो सकता है कि आपके पास प्योर वाटर है, उसमें आप अगर एसिडिक सोल्यूशन को ऐड करते हो, उसमें आप एसिडिक सोल्यूशन, क्योंकि प्योर वाटर का तो 7 है, अब अपने एसिड डाला है तो पीएच जो है वह नीचे जाएगा, तो किसकी तरफ जाएगा, मतलब कि लेस देन 7 होगा। अगर बेसिक सोल्यूशन डालते हो तो ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसमें एसिड बेस में। और तो अगर हम बात करें इसमें ये भी है हमारे पास कि जो हमारा टूथ डिके है वो कब से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो कब से कि जो पीएच है वो कितना पहुंच जाए तो हमारा जो टूथ डिके है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब हमारा जो पीएच लेवल है वो 5.5 से नीचे चला जाता है, लेस देन 5.5, तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह ये सॉइल में भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, तो अगर एसिडिक हो गई तो हम बेसिक चीज़ें डालेंगे, अगर बेसिक होगी हमारी सॉइल तो उसमें एसिडिक, वो हम पीएच चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी एक पीएच जो है मैथमेटिकली अगर हम देखें तो जो पीएच है वो हमारे पास माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव के इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव के इक्वल होता है, ठीक है। ये एच पॉजिटिव क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन है एच पॉजिटिव की। लाइक आपको दे रखा है कि जो HCl है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर HCl है, उसका पीएच बताओ, तो लिख देंगे हम इसको यहाँ पे पीएच ऐसे ही, माइनस में लॉग ऐसे ही, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 ऐसे, ठीक है। ये एज इट इज़ लॉग, क्या मैं 0.1 को ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻⁻⁻1, यस, तो माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि लॉग का फॉर्मूला होता है माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि इसकी जो पीएच की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास 1। कैसे लॉग को सॉल्व करते हैं ये पुरानी वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं लॉग सॉल्व नहीं करूँगी। अब लेट्स से आपको दे रखा है NaOH है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोल, और बोला है इसका पीएच फाइंड करो। सेम वे में करेंगे, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, लॉग 10⁻⁻², यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, -2 आगे आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, log 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 2, पर ये तो बेस है, इसकी वैल्यू तो 2 हो ही नहीं सकती, तो जब भी बेस हो उसकी वैल्यू 14 में से माइनस कर देनी है, 14 माइनस में 2 करके कितनी आ गई वैल्यू 12। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बेस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो उससे आप पीएच कैसे फाइंड कर सकते हो, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लुईस एसिड और लुईस बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो भी बता ही देती हूँ यहाँ पे। लुईस एसिड, लुईस बेस, लुईस एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, लुईस बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देख लो, इसको थोड़ा सा याद कर लो कि बोरोन के जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे BF3, BR3, BI3, BF3, ये सारे क्या है हमारे पास एसिड हैं, मतलब लुईस एसिड है। उसके बाद एल्यूमिनियम AlCl3, Fe2Cl2, और एक होता है ZnCl2, ये सारे लुईस एसिड है। लुईस बेस की बात करें तो NH3, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होता है, वाटर एज अ बेस एक्ट कर सकता है ऐसे, ये, ठीक है। तो ये हमारे इनको एग्जाम्पल, इनको अच्छे से याद कर लेना है लुईस एसिड की, पक्का क्वेश्चन में आ जाते हैं कि लुईस एसिड के ऊपर आपको बताना है लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको जैसे है, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा H3PO4 H2PO4 शायद से, कि इसमें से ट्राई बेसिक कौन सा है,
तो देखो फॉस्फोरस देखा हमने, फॉस्फोरस टोटल 5 बॉन्ड बनाता है, 1 2, क्योंकि 5 3 8 4। देखो यहाँ से हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, यही फॉर्मूला होता है आई थिंक सो। H3 ही रहता है, ये O3 हो जाता है यहाँ पे O3 हो जाता है, ऐसे यहाँ पे O3 हो जाएगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो सभी में सेम ही आएगा। 5 बॉन्ड बनाता है, देखो 5 बॉन्ड ये कैसे बनाएगा। ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं, 4, ठीक है, मैंने 5 बॉन्ड बनाने हैं और 3 है हाइड्रोजन, विच मीन्स हाइड्रोजन इनके साथ, हाइड्रोजन इसके साथ, हाइड्रोजन इसके साथ, एक बॉन्ड को मैंने डबल कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, ये 5 ही बॉन्ड बनाएगा, बट हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ही हाइड्रोजन है, पर ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, 3। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया OH OH OH, तो एक बॉन्ड तो एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो मैंने मान लो ऐसे कर दिया डबल बॉन्ड O, एक को कर दिया डबल बॉन्ड O। अच्छा ये तो स्ट्रक्चर सेम ही है, यहाँ पे आएगा O3 है ना, डबल बॉन्ड O कर दिया, उसके बाद OH OH, एक H ऐसे होगा, एक H ऐसे होगा, ये स्ट्रक्चर बना। तो इसमें ये हमारा डाई बेसिक हुआ। डाई बेसिक क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। तो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली H कितने हैं, वही उसकी बेसिसिटी होती है। तो ये हमारा ट्राई बेसिक है, ये हमारा क्या है, ट्राई बेसिक। अब जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, तो ये जो सल्फ़र है ये हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली में आता है, तो ये 6 बॉन्ड बना सकता है। तो एक लेट से मैंने पहले 4 बॉन्ड बनाए, देखो H, यहाँ पे 2H लगा दिए, यहाँ पे 2H लगा दिए। अब इनको डबल बॉन्ड कर देते हैं, ऐसे बना के देखते हैं। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड और 4 और सब कुछ फुलफिल हो गया। तो इसमें 2 ही H है, तो ये डाई बेसिक हुआ। फॉस्फोरिक एसिड ट्राई बेसिक होता है और ये डाई बेसिक है, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है आपको एसिड बेस में। सो बाकी मैं रिएक्शन पार्ट के ऊपर नहीं जा रही हूँ, वो आपका डिटेल जो रिएक्शन है वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ये आ गया BF3 BCl3 BBr3 BI3 कि बताओ इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है। हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि ये B है, F है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। फ्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करे होंगे, तो ये सबसे डेफिशिएंट होगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे होती है बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होती है, बैक बॉन्डिंग, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसकी डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं कम कर देता है। तो इसकी डेफिशिएंसी सबसे कम है, तो एसिडिक ऑर्डर ये होगा BI3। क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो इसके आने के चांसेस है, ये क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास एसिड बेस का। तो ये था आपके पास रिवीजन सेशन फर्स्ट। सेकंड जो सेशन है आपका, थोड़े से ऑर्गेनिक वाला पार्ट बचता है और आपका मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो मेन है, और छोटे छोटे और भी टॉपिक जो हैं वो बचते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इतना ही है आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।